नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल पर। मध्यकालीन इतिहास श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। हम देखेंगे कि खिलजी वंश का कैसे भूमिका रही है, कि कह सकते हैं कि उसने कैसे गुलाम वंश के शासक कैकुवात की हत्या करके क्या करते हैं, खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उसके पीछे क्या कारण रहे हैं और भी हम बातों को हम देखेंगे कि एक लंबे अरसे से चली आ रही गुलाम वंश पूरी तरीके से विध्वंस हो जाता है और उस पर एक नया कह सकते हैं वंश उदित होता है जो है खिलजी वंश। उसके बारे में आज हम देखेंगे। दरअसल खिलजियों को क्या समझा जाता था, नीचा समझा जाता था, अर्थात जाति के तौर पे हम देखेंगे तो उनको थोड़ा सा नीचा समझा जाता रहा है। लेकिन अगर जो क्यों ऐसा था, क्योंकि दरअसल जो खिलजी थे वो रहने वाले थे अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र के रहने वाले थे। खल्ज क्षेत्र के ये जब रहने वाले जिस क्षेत्र में थे, तो जब कोई जहाँ रहने लगता है तो वहाँ की परंपरा को अपना लेता है। भाई आप बंगाल रहने चले जाएंगे तो कुछ दिनों में आप बंगाल की भाषा हो सकता है जान जाए और वहाँ के कल्चर को आप अपना लेंगे, तो आपको सब लोग बंगाली समझने लगेंगे। या ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे ये भी क्या थे कि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहने लगे थे और धीरे धीरे वहाँ की परंपराओं को अपना लिया, इसलिए लोग इनको क्या समझने लगे, अफगानी समझने लगे। चूँकि इनको थे ये तुर्क ही, लेकिन ये अफगानी समझे जाने लगे क्योंकि ये अफगानिस्तान के जो रीति रिवाज है जो भी थे, अब परंपराएं उनको अपना लिया था, इसलिए इनको क्या नीचा समझा जाता था। लेकिन ये थे वास्तव में क्या, ये थे तुर्क थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। उसने कैकुवात को क्या किया, चद्दर में लपेट के फेंक दिया यमुना में, और क्यूमर्स जो उसका 3 वर्ष का अल्पवयस्क पुत्र था उसकी भी क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देता है और आगे चल करके गद्दी पर बैठता है। इसकी जो बात करेंगे, इसकी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 1290 में। इसकी उपाधि क्या थी, शाइस्ता खां की थी, जो इसको कैकुवात ने दिया था। कैकुवात ने एक महल बनाया था जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं किलोखरी या किलूगढ़ी बोलते हैं, जिसको किलोखरी का महल बनवाया था। इसी में इसका राज्याभिषेक होता है। इस राज्याभिषेक में ये 1 वर्ष तक ये वहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक, करीब 94 वर्षों तक हम देखेंगे, 84 वर्षों तक अगर जो हम देखेंगे तो काफ़ी लंबे अरसे तक जो यहाँ पर गुलाम वंश का शासन रहा था। और इतने लंबे समय से देखेंगे शासन होने की वजह से वहाँ की जनता जो थी वो गुलाम वंश की अभ्यस्त हो गई थी और एक नए शासक को अपनाने के लिए उसमें थोड़ा समय चाहिए था। इसलिए ये 1 वर्ष क्या करता है, 1 वर्ष ही ये किलोखरी के महल में रहता है, लेकिन 1 वर्ष पश्चात दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद वहाँ की जनता और अमीर वर्ग को अपने अंडर करने की कोशिश करता है। एक बहुत ही कह सकते हैं इमोशनल जो है वो अपना एक भाषण देता है और कहता है कि मेरे पूर्वज जो थे इस सिंहासन पर बलबन जी बैठते थे, और मेरे जो पूर्वज रहे हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई ऐसा पूर्वज नहीं रहा है, या ना मुझे कोई ये सत्ता जो है पैदाइशी मिली, अर्थात ना मुझे वंशानुगत मिली। मैंने इसे अपनी मेहनत से इस पद पर पहुंचा हूं। और एक इमोशनल सा भाषण देता है और एक वहाँ की जनता को भरोसे में लेता है और ये क्या करता है, दिल्ली पहुँचता है 1291 में। दरअसल खिलजी वंश के जो खिलजी लोग थे, अर्थात जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसके वंशजों की हम बात करें कि आखिर ये भारत कैसे आ गए, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो भारत में आते हैं इल्तुतमिश के काल में। वो नौकरी के सिलसिले में भारत में आते हैं और यहीं रहने बसने लग जाते हैं। जब ये दिल्ली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली आता है तो तुर्क सरदारों को भी संतुष्ट करने की नीति अपनाता है। तुर्क सरदारों को भी संतुष्ट करने की नीति अपनाता है और मैंने बताया बलबन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। और ये कह सकते हैं कि इसका ऐसा मिश्रण था, ना तो ये ज़्यादा क्रूर था और ना ही कह सकते हैं दया पात्र था, बीच का मध्यम वर्गीय शासक कह सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं इसके अंदर दया की मिश्रण जो था वो थोड़ा ज़्यादा था। कि इसके लिए बर्नी कहता है कि एक चींटी को भी नुकसान ना पहुँचाने की नीति में विश्वास रखता था जलालुद्दीन खिलजी। खैर आगे चल करके भी हम देखेंगे कि उसकी यही नीति इसके असफलता का कारण बनती है और आगे इसकी हत्या हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसके काल की प्रमुख घटनाओं की मैं बात। इसका काल ड्यूरेशन याद रखिएगा 1290 से 1296, 6 वर्ष की आयु तक ये रहता है। और फिर एक बात और याद रखिएगा, इस 6 वर्ष की ड्यूरेशन में ये 70 वर्ष की आयु में एक तो पहले शासक बना था, 70 वर्ष इन्हें अपने बिता देते। इससे पहले इसने गुलाम वंश में अब देखेंगे तो अच्छा खासा इसने सैन्य अभियान में भाग भी लिया था, लेकिन अब ये वृद्ध हो चुका था। इसका कथन था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और किसी मुसलमान का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। आइए प्रमुख घटनाओं की बात करें। इसके काल में एक विद्रोह होता है, मलिक छज्जू का विद्रोह। अब मलिक छज्जू का विद्रोह क्या है उसके बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है कि मलिक छज्जू कौन था। मलिक छज्जू बलबन का क्या था, भतीजा था मलिक छज्जू। ये
जब ये शासक बनता है तो मलिक छज्जू को अवध मतलब कि इसको सूबेदारी जो देता है वो कड़ा और मानिकपुर, आधुनिक कौशाम्बी के क्षेत्र में, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, तो कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे दिया। लेकिन आगे चल करके क्या करते हैं, मलिक छज्जू विद्रोह कर देते हैं। जब मलिक छज्जू विद्रोह कर देते हैं तो मलिक छज्जू को विद्रोह को दमन करता है, लेकिन जब मलिक छज्जू को विद्रोह को दमन करके उसको हरा देता है, फिर जो कह सकते हैं इसके सैनिक बेड़ियों में बांध करके गंदे कपड़ों में छज्जू इसके सामने प्रस्तुत होता है, तो ये छज्जू को देख करके इसको बहुत दया आ जाती है, क्योंकि बलबन के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट कर चुका था और वो उसका भतीजा था, इसलिए ये क्या करता है, उसको छोड़ देता है, अर्थात इसने मलिक छज्जू को ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहीं से इसकी जो दया की भावना थी वो जागृत होने लगती है, और ये क्या कर देता है, अपने विरोधियों को धीरे धीरे क्या करता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, जो जो विरोधी इसके आएंगे वो उनको क्षमा करता हुआ चला जाता है। अब जब कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मलिक छज्जू से छीन करके अलाउद्दीन खिलजी को दे दी जाती है, कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी। इसके बाद में ठगों का दमन, बहुत सारे ठग जो थे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पकड़े, करीब 1000 के आसपास ठग थे, लेकिन जो 1000 के आसपास जो ठग थे वो उनको कोई सज़ा ना दे करके उनके नाव में बैठा करके बंगाल भेज देता है। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन दिल्ली से 1000 ठगों को पकड़ बंगाल भेज दिया। उसके बाद में अमीरों का षड्यंत्र, इसके काल में अमीरों का षड्यंत्र होता है और अमीर वर्ग क्या करते हैं, इसको मार करके हटाना चाहते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। षड्यंत्र से पहले इसको क्या करता है, षड्यंत्र का पता चल जाता है और ये आगे चल करके फिर ये क्या करता है, अमीर वर्गों को भी ये माफ़ कर देता है। ये सब इसकी गलतियाँ थी, क्योंकि इसने तलवार के दम पे अपने कह सकते हैं इसने अपना शासन अर्थात खिलजी वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो तत्समय जो ये ऐसे निर्णय लेता चला जा रहा था, यही इसकी नाकामी की वजह थी। आइए हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट है सीदी मौला की हत्या। जिसके काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी, मलिक छज्जू का विद्रोह, ठगों का दमन, अमीरों का षड्यंत्र, और आगे चल करके हम देखेंगे तो सीदी मौला की हत्या। आखिर सीदी मौला एक खनका चलाते थे। खनका एक प्रकार से कह सकते हैं लंगर था, जिसमें कई हजार लोग डेली खाना खाया करते थे। लेकिन पता चलता है कि जो सीदी मौला हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने क्या किया है कि जो सुल्तान है उसको मारने की कोशिश की है, अर्थात वो षड्यंत्र रच रहे हैं। सीदी मौला को क्या करता है, हाथियों के नीचे कुचल के मरवा डालता है। तो याद रखिएगा, सीदी मौला को इसने मरवा दिया था, जबकि सीदी मौला जो थे वो एक खनका चलाते थे और कह सकते हैं कि आसपास के लोगों को, जो गरीब वर्ग थे, उनको भोजन उपलब्ध कराते थे। खैर, ये सीदी मौला की हत्या से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। याद रखिएगा, सीदी मौला से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सीदी मौला की हत्या किसने करवा दी, जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर मंगोल आक्रमण, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण करते हैं, लेकिन मंगोल क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाने की नीति अपनाता है और अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहता है कि आप मेरे पुत्र के जैसे हैं और इस तरह के आक्रमण वगैरह आपके लिए शोभा नहीं देते हैं। तो ये क्या करता है, उनको हटा देता है। और वहीं पे क्या करता है कि कुछ कह सकते हैं जो मंगोल के लोग थे वो आकर के दिल्ली में बस जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में उस क्षेत्र बसते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है मंगोलपुरी। अभियान है रणथंभौर और मंदसौर। रणथंभौर एवं मंदसौर का ये अभियान करता है। रणथंभौर के किले को ये जीतता है, जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो किला भी ऐसा था जो अजेय था, उसको कोई विजय नहीं कर सकता था। तो जब ये उसकी तरफ जाता है और देखता है कि इसको विजय नहीं कर सकते हैं, तो ये कहता है कि ये मैं इस जैसे 1000 किलो के बदले में किसी भी सैनिक के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देता। मैं एक बाल को भी इस 1000 किलो के जैसे उससे ज़्यादा महत्व देता हूं। खैर, उसकी नाकामी थी, क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो इस किले को जीत नहीं पाया। आगे चल करके मंदसौर का ये अभियान करता है, जो ये विजयी हो जाता है। और इसी मंदसौर के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ होता है और अलाउद्दीन खिलजी से क्या करता है, इजाज़त मांगता है कि मैं कुछ और अभियान करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन ने भिलसा का अभियान करता है, एमपी के पास क्षेत्र में भिलसा, तो भिलसा का ये अभियान करता है और वो विजय हो जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को इस भिलसा के अभियान में खूब सारा धन प्राप्त होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये इतना धन जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैं अगर जो और विजय करूँ तो मुझे और धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या करता है, सुल्तान से अनुमति मांगता है, लेकिन एक किसी तरीके से बहाना बना करके चला जाता है दक्षिण भारत की ओर। उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी पे आक्रमण करता है। उसको सुनने में आया कि देवगिरी बहुत ही कह सकते हैं, देवगिरी जो था उस समय बहुत ताकतवर था। वहाँ का शासक जो था वो रामचंद्र देव हुआ करता था। रामचंद्र देव जो वहाँ का शासक है, रामचंद्र देव जो है वो उसने हाल ही के दिनों में क्या किया था, मैसूर वगैरह को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो उसको हराना इतना आसान काम तो था नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी बढ़ जाता है देवगिरी।
देवगिरी की ओर। मैप में मैंने बताया ये है देवगिरी। और आगे चल करके देखेंगे तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दौलताबाद, इसका नाम दौलताबाद भी में आगे मिलेगा आगे चल करके, जिसको राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी गई थी, वो यही देवगिरी है। अब आइए इसके जरिए समझते हैं। देवगिरी अभियान के लिए शासक वहाँ का कौन? रामचंद्र देव। ये सबसे पहले चंदेरी जाता है, चंदेरी से भिलसा, भिलसा से एलिचपुर, ये सब इसी के आसपास के क्षेत्रों में, एलिचपुर एमपी के बॉर्डर के आसपास क्षेत्रों में सब है। एलिचपुर आप याद है इन सभी। जब एलिचपुर पहुंचता है तो एलिचपुर पहुंचने से पहले ये अफवाह उड़ा देता है, क्योंकि दरअसल उसको हराना इतना आसान काम था नहीं कि आप एकदम से, पहली बात तो सबसे मुश्किल, सबसे कठिन टास्क हम कह सकते हैं जो था, वो था देवगिरी तक पहुंचना, क्योंकि देवगिरी तक पहुंचने से पहले ही आपको हरा दिया जाता। इसलिए एलिचपुर पहुंचते ही इसने क्या किया? एक अफवाह उड़ा दी। इसने एक अफवाह उड़ा दी और कह दिया कि वो अपने चाचा से नाराज है, अर्थात जो अलाउद्दीन था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और उसका दामाद भी था। ऐसा आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। तो ये देवगिरी का जो मतलब ये एलिचपुर पहुंचता है, अफवाह उड़ा देता है कि वो अपने चाचा से नाराज है, और चाचा से नाराज है और वो तेलंगाना के क्षेत्र में नौकरी के पर्पज से जा रहा है, अर्थात नौकरी के लिए, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता है। और ये कहाँ पहुंच जाता है? देवगिरी पहुंच जाता है। लेकिन देवगिरी पहुंचते ही उस पर आक्रमण कर देता है और राजा क्या होता है? चकित हो जाता है। राजा क्या करते हैं? महल को लॉक कर देते हैं, लेकिन जो खाद्य रसद वगैरह जो थे उनकी पूर्ति ना हो पाने की वजह से उनको संधि करनी पड़ जाती है और वो बाध जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन ये कहा था कि जो मैं ये सैनिक लेकर के आया हूँ ये सिर्फ एक अंश मात्र है, बाकी जो सेना जो है वो दिल्ली से आ रही है, आपको हरा कर ही जाएंगे। राजा इतना भयभीत हो जाते हैं कि वो इससे संधि करने की कोशिश करते हैं। तो संधि हो जाती है। संधि के बाद में ये वापस जाने लगता है, लेकिन उसी समय जो रामचंद्र देव हैं उनका पुत्र जिसका नाम है शंकर देव, वो एकदम से वहाँ पे आ जाते हैं। शंकर देव किसी, कह सकते हैं किसी अभियान से वापस आ रहे होते हैं, उनको लगता है कि मेरे पिताजी संकट में है, तो शंकर देव आ जाते हैं। वो संधि को ठुकरा करके अलाउद्दीन पर उल्टा हमला कर देते हैं। शंकर देव हमला कर देते हैं और शंकर देव अंत में पराजित हो जाते हैं और इनको दोबारा संधि करनी पड़ती है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खूब कड़ी शर्तें रख दी थी और इनको संधि करनी पड़ती है। खैर इसमें और भी थोड़ा डीप में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जब शंकर देव की सेना जब यहाँ पहुँचती है देवगिरी, शंकर देव की सेना पहुँची देवगिरी, तो देवगिरी से ये तो चले जाते हैं, मतलब ये देवगिरी से शंकर देव किसको हराने चले जाते हैं? अलाउद्दीन को। और नसरत जलेरी है, कह सकते हैं कि शंकर देव का एक सेनापति टाइप का था। तो 20,000 सैनिकों के साथ में, कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, तो 10,000 सैनिकों के साथ में उसको कहते हैं कि आप देवगिरी के किलों को क्या करिए, तो उसकी रक्षा कीजिए। और ये अलाउद्दीन से संघर्ष करता रहता है शंकर देव। लेकिन अलाउद्दीन हारने ही वाला होता है कि नुसरत जलेरी अपनी सेना लेकर के वहाँ आ जाता है। और नुसरत जलेरी जो सेना थी शंकर देव की, शंकर देव को ऐसा लग जाता है कि जो सेना आई हुई है ये किसकी है? दिल्ली से आई हुई है, इसलिए वो हार अपनी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि सेना तो उनके ही थी, नुसरत जलेरी की थी। कर यहीं से ये अलाउद्दीन विजयी हो जाता है। और इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उसने, कह सकते हैं दिल्ली की विजय उसने देवगिरी के अभियान से ही कर ली थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी शासक ने दक्षिण भारत में विजय नहीं की थी। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से शासक दिल्ली की तरफ आक्रमण करेंगे। तो याद रखिएगा, नुसरत जलेरी और अलाउद्दीन शंकर देव। इससे जीतने के बाद में देवगिरी से जाता है कड़ा मानिकपुर चला जाता है, और कड़ा मानिकपुर जाता है और खूब धन जो प्राप्त हुआ है, लेकिन सुल्तान को नहीं बताता है। लेकिन बाद में सुल्तान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सुल्तान हमसे मिलने के लिए आए। सुल्तान से मिलने के लिए कहता है, तो सुल्तान पहुंचते हैं कड़ा। लेकिन जब कड़ा पहुंचते हैं तब वो मानिकपुर चला जाता है। कड़ा यमुना के उस पार है, मानिकपुर उस पार है। तो जैसे कड़ा पहुंचता है तो कड़ा जो पहुंचे तो वो मानिकपुर चला गया। अब मानिकपुर जाने के लिए उनको अपनी सेना को, पैदल सेना को नदी पार करनी थी, नदी ना पार करनी। उसने कहा कि निहत्थे आइएगा, किसी भी तरीके की सेना वना लेकर के मत आइएगा। जब ये मानिकपुर पहुंचता है, कड़ा क्रॉस करके, जो सुल्तान है नदी क्रॉस करके मानिकपुर पहुंचता है और उनसे मिलता है और उनसे माफ़ी मांगता है। पैर पकड़ लेता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन पीछे से क्या करता है? छुरा मार देता है। और छुरा मारने के बाद में यहीं से क्या होती है? जलालुद्दीन खिलजी की यहीं पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है? शासक बन जाता है। उनकी हत्या करने के बाद में
ये उनके सिर को कड़ा मानिकपुर और अवध के क्षेत्रों में घुमाता है, सर को पूरे घुमाता है और अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। आगे चलकर हम नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी उपाधियाँ वगैरह, सिकंदर सानी की उपाधि कि उसने धारण की थी, और भी उसके जो भी प्रमुख अभियान वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। खैर जो ये खिलजी वंश है बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, 30 वर्षों तक सिर्फ यहाँ के शासकों ने शासन किया है। इसमें जो मुख्य शासक रहे हैं मैंने इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बताऊंगा, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी और उसके बाद में आएगा खुसरो खां। तो ये अलाउद्दीन के बाद जो उसके दोनों उत्तराधिकारी हैं वो बिल्कुल उनकी कोई योग्यता के स्तर पे जो शासक के तौर पे बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखें जलालुद्दीन खिलजी यहीं पे मृत्यु हो जाती है और पूरी तरीके से यहीं से कहते हैं कि जो इसने जो अपनी शासक थी वो तलवार के बल पे जीता था और उसी के शासन अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार के बल पे उससे जीत लिया। अर्थात ये कुशल सेना नायक तो था, लेकिन इसने मंगोल अभियान इससे पहले उसने बलबन के काल में, क्यूमर्स के कैकुबाद के काल में किया था, लेकिन वो सभी आगे चल क्योंकि उसकी एज हो गई थी इसलिए वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। और उसने कह सकते हैं कि दया भाव की जो भावना उसने अपनाई वही उसकी असफलता का कारण रही है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल में। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश में पढ़ रहा था, खिलजी वंश के अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में मैंने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखा था। मैंने बताया था कि कड़ा मानिकपुर में बुलाते वक्त उसने क्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या करके कौन शासक बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। लेकिन जब वो शासक बनता है उसके बाद में कहानी क्या उसके बारे में हमें देखना है। मैंने बताया था कि शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का क्या था, सूबेदार था और दरअसल इसके बचपन में इसकी परवरिश इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का ये पुत्र था। तो आइए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली गुरुसाफ्स था, लेकिन इसने क्या किया, विश्व विजय की अपनी नीति अपनाता है और अपनी उपाधि धारण करता है सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है और साथ साथ में ये खलीफा का नायब भी अपने आप को घोषित करता है। और इसको आमिर खुसरो ने इसको क्या बोला है, आमिर खुसरो इसे युग का विजेता और विश्व का सुल्तान बताया है। ये एक ऐसा सुल्तान था जो विश्व विजय के ख्वाब देखता था। इसको मानना था कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजय करूंगा और विश्व विजय के लेकर के इसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय की वो उपाधि धारण कर ली थी, था दूसरा सिकंदर। लेकिन इसके काल में जब ये विद्रोह मतलब कि जब ये शासक बनता है तो इसके काल में कई विद्रोह शुरू हो जाते हैं। उन विद्रोहों में हम देखेंगे तो विद्रोह थे नौ मुस्लिम विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। आइए एक एक विद्रोह को हम देख लेते हैं और उनके बाद हम देखते हैं। नौ मुस्लिम विद्रोह 1299 हुआ था। जब कहते हैं कि जब ये जालौर की विजय के बाद जब ये जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे जो नौ मुस्लिम है अर्थात जो मंगोल जिनको बसाया गया था कहाँ पे, मंगोलपुरी में नौ मुस्लिम जो कहलाए थे, तो वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं लूट के धन मांगने के पर्पज़ से। तो ये विद्रोह कर देते हैं। बाद में नौ मुस्लिम जो थे उनको सबका कत्लेआम करवा दिया जाता है। ये नौ मुस्लिम विद्रोह इसके काल में वो पहला विद्रोह था, 1299 में ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद में अकत खां का विद्रोह है। ये अकत खां जो था मृतक भाई मोहम्मद का पुत्र था, अर्थात ये अकत खां जो था ये पुत्र था किस मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी का ये भतीजा था। बाद में इसकी हत्या करवा दी जाती है, इसने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां इसका भांजा था, तो ये अर्थात ये मामा था मंगू खां का अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी बंदी बनवाकर इसका वध करवा दिया जाता है। फिर है हाजी मौला का विद्रोह, ये काफ़ी फेमस है। हाजी मौला का विद्रोह अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन के टाइम पे काफ़ी फेमस विद्रोह है। ये जब कहते हैं कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी अपने रणथंभौर अभियान में व्यस्त था तो उधर हाजी मौला क्या करता है, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है और सुल्तान घोषित करने के बाद में ये वहाँ का शासन चलाने की कोशिश करता है और इसको लगता है कि हम ही सुल्तान बन गए हैं। लेकिन धोखे से कह सकते हैं बाद में जो कुछ वफादार थे अलाउद्दीन खिलजी के वो सीधी हाजी मौला की क्या कर देते हैं, हत्या कर दी जाती है। अंत में हाजी मौला की हत्या हो जाती है। लेकिन जो विद्रोह हो रहे थे इनके कारण क्या थे, इनके बारे में भी अलाउद्दीन ने जानने की कोशिश की कि आखिर कौन लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं और आखिर क्यों विद्रोह कर रहे हैं। उन सबके कारणों के ऊपर इसने कह सकते हैं थोड़ा सा
कारणों की जानकारी लेना चाहा तो उनमें कुछ कारण निकल कर क्या है कि ये कारण हो सकते हैं। तो कौन कौन से कारण थे उनको हम देखते हैं। उनमें कारण था राज्य की गतिविधियों पर सुल्तान को जानकारी ना होना, अर्थात राज्य के अंदर क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे विद्रोह कर रहा है, कौन, उसको लेकर के भी क्या किया इसने एक पूरा एक डिसाइड किया कि आखिर ये विद्रोह जो हो रहे हैं उसके बारे में मतलब कौन सी नीति कौन बना रहा है इसका मुझे पता नहीं चल पा रहा, अर्थात गुप्तचर प्रणाली कहीं ना कहीं ढीली साबित हो रही है। तो इसको लेकर के इसने राज्य की गतिविधियों पर सुल्तान की जानकारी ना होना। नेक्स्ट है त्यौहार उत्सव भोज की मध्य पान सभा में षड्यंत्र रचना। त्यौहार हो उत्सव हो, कई चार लोग इकट्ठा होते हैं, मंदिरा दारू पीना शुरू किया और कुछ इधर उधर लोगों के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। आजकल के ज़माने में भी होता आया है, ये उस टाइम पे भी था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस पर थोड़ा सा उसको आइडिया लगा कि त्यौहार में उत्सव में भोज में क्या होता है कि ये मद्यपान करने के बाद सुल्तान के खिलाफ साजिश रहते हैं। नेक्स्ट था शक्तिशाली परिवार के मध्य वैवाहिक संबंध से सुल्तान को चुनौती दी जा रही थी, अर्थात जो मतलब कि अपनी बेटी का विवाह राजा राजा आपस में मतलब कर दिए, जैसे बेटी का विवाह बहन का विवाह करके वैवाहिक संबंध जब स्थापित करते थे तो आपस में जब मिल करके क्या हो जाते थे, तो एक शक्तिशाली कह सकते हैं शक्तिशाली हो जाते थे। और शक्तिशाली होने की वजह से वो राजा को चुनौती देना शुरू कर देते थे। तो इसने डिसाइड किया कि ये कारण हैं, इन कारणों का कुछ निराकरण भी करना चाहिए। इन कारणों को ख़त्म करने के लिए उसने कुछ उपाय सुझाए। उपाय में मैंने जैसे बताया इन सभी कारणों को ख़त्म करता है। जैसे अब राजा की अनुमति के बिना क्या होगा कि कोई भी अब वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित कर सकता है कोई राजा, और त्यौहार उत्सव भोज वगैरह का कोई इस तरीके के उत्सव वगैरह का आयोजन नहीं किया भी जाएगा, तो गोष्ठी नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट था कि राज्य की गतिविधियों को लेकर के सुल्तान को जानकारी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। तो उपाय में जैसे गुप्तचर विभाग की कि बरीद व मुंसिद था। बरीद जो था वो मुख्य अधिकारी था और मुंसिद गुप्तचर थे दोनों गुप्तचर। बरीद मुबालिक का गठन करता है, इसको याद रखेगा। फिर मद्य निषेध किया दिल्ली में, मतलब कि मद्य निषेध पूरी तरीके से कर दिया कि अब दिल्ली में कोई भी किसी तरीके का मदिरा पान वगैरह नहीं होगा। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस क्षेत्र में कार्य किए थे। हालांकि इससे पहले बलबन ने भी ऐसा कदम उठाया था कि दिल्ली में जो मद्य निषेध है उसको घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा छोटे स्तर पर था और ख़ास करके वो अपनी सभा के क्षेत्र में ये उसके नियम ज़्यादा लागू होते थे। लेकिन ये मद्य निषेध उसने पूरे आसपास के क्षेत्रों में मद्य निषेध कर दिया। तो मध्य दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, इसने मद्य निषेध किया। अमीरों के मेल मिलाप एवं संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने बताया जैसे कोई अमीर वर्ग भी अब आपस में कोई गोष्ठी वगैरह नहीं बना सकते हैं, उनको भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तो इसके थे प्रतिबंध वगैरह जो इसने लगाए। और उसी प्रतिबंध के बाद में अब मैं जो बात करूँगा वो होगा इसके विद्रोहों के बारे में। विद्रोहों के बाद हम बात करेंगे इसके अभियानों के बारे में। दरअसल जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो पहले मैंने जो ये बताया है कि जो विद्रोह वगैरह हुए इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहला था विद्रोह वगैरह हुए, दूसरा हम देखेंगे जो इसके अभियान हुए, तीसरा जो पार्ट होगा वो हम देखने वाले हैं तीसरे पार्ट में इसकी कौन कौन सी नीतियाँ रही, चाहे बाजार नियंत्रण प्रणाली हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, इन सब के बारे में हम तीसरे चरण में हम देखेंगे। इस वीडियो में मैं 2 चरण बताऊंगा, तीसरा चरण इसमें के बाद एक मैं नया वीडियो बना करके बताऊं, क्योंकि अभी सब चीज़ें इस पर आ नहीं सकती और बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह सब काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, उनको एक अच्छे समझाना पड़ेगा जो एक वीडियो में संभव नहीं है। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में आपको बताऊंगा, घोड़े दागने की प्रथा तथा सैन्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और आपको न्याय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और उसके जो उत्तराधिकारी आए हैं उनके बारे में भी मैं हल्की सी चर्चा करूंगा। तो ये भी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि पहला पार्ट मैंने बता दिया है विद्रोह वगैरह, अब इसके दूसरे पार्ट को हम देखेंगे जो है सैन्य अभियान के बारे में, अर्थात जो इसका सैन्य अभियान था वो कैसा था, कहाँ पे किसने किसको भेजा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी के 4 वफादार थे, अर्थात ऐसे सैन्य जो सेनाओं का नेतृत्व करते थे। अलाउद्दीन कहता है कि मैं चाहूँ तो इन चारों को भारत का शासन को सौंप करके विश्व विजय के लिए निकल सकता हूँ, ये ऐसा उसमें बोलता था। अर्थात ये 4 इसके वफादार थे। उसमें था विश्वास पात्र उल्लूक खां, नुसरत खां, जफर खां और अलप खां। ये 4 नाम आते हैं, इनको याद रखेगा। ये नुसरत खां ही आगे आप देखेंगे तो ये मलिक काफूर के नाम से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं गुजरात। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात। ये गुजरात आप देख रहे हैं मैप में, मैंने सभी को मैप में बताया है। जब तत्काल में समय में हम देखेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में भारत में कहाँ पे किसका किसका शासन था। गुजरात में, इधर गुजरात आप देखेंगे, इधर देवगिरी में यादव वंश का शासन चल रहा था, रामचंद्र देव अपना शासन चला रहे थे। इधर वारंगल में काकती वंश का शासन था, शासक था प्रताप रुद्रदेव। द्वार समुद्र में होयसल थे जिसका जो शासन चला रहा था वो बिल बल्लाल थर्ड था।
दक्षिण में देखेंगे, सुदूर दक्षिण में तो मदुरा अर्थात पांडे शासन चला रहे थे। पांडे राज्य था और इसका था वीर पांडे यहाँ का शासन चला रहा था। ये थे इसके समकालीन में आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र इसके समकालीन थे जो यहाँ पे शासन चला रहे थे। उसके अधिक लगभग सैन्य अभियान जो दक्षिण भारत के हैं वो इन्हीं क्षेत्रों पर होते हैं। तो आइए हम एक एक को देखेंगे कि आखिर कौन सा सैन्य अभियान कहाँ कहाँ पे होता है, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा गुजरात में रायकर्ण जो थे वो शासन चला रहे थे और इसने भेजा था नुसरत खां को और उल्लूग खां को इस सैन्य अभियान के लिए भेजा था। ये नुसरत खां आता है सिंध की ओर से और गुजरात पे हमला कर देता है। जब गुजरात पे हमला करता है तो गुजरात का जो शासक है जिसका नाम है रायकर्ण या कर्ण इसको बोलते हैं, तो ये परास्त हो जाता है और अपनी पुत्री के साथ जिसका नाम है देवल देवी, अपनी पुत्री देवल देवी के साथ गुजरात से भागकर देवगिरी चला जाता है। लेकिन इसको जो पत्नी है कमला देवी उसको बंदी बना लिया जाता है। अर्थात आप देखेंगे तो गुजरात के जो रायकर्ण है ये परास्त होकर पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गया, लेकिन पत्नी कमला देवी को बंधक बना लिया गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी कर लेता है उनकी कमला देवी से। एक इतिहास में ये भी मत मिलता है कि इसका जो कर्ण था रायकर्ण, इसका जो सेनापति था या कहीं इसका जो प्रधानमंत्री था उसने कहा था कि अलाउद्दीन से कि आप आइए और मेरे गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण कीजिए। उसने ऐसा क्यों कहा? बताया जाता है कि जो रायकर्ण था उसने जो उसका प्रधानमंत्री था उसकी पत्नी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, तो इस वजह से उसने ऐसा किया था। तो इनकी जो पत्नी थी कमला देवी को अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया। अभी आगे इनकी चर्चा फिर मैं करूंगा जब मैं देवगिरी पे आऊँगा। आइए नेक्स्ट देते हैं रणथंभौर पे शासन कर रहे हैं हमीर देव। ये वाला क्षेत्र रणथंभौर है। 9 मुस्लिम इसमें हमीर देव के साथ में 9 मुस्लिम अर्थात जो मंगोल थे इनके साथ में शामिल होते हैं और शामिल होने के साथ में क्या करते हैं, वीर गति को हमीर देव के साथ 9 मुस्लिम भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें राजपूत स्त्रियों के जौहर की बात सामने आती है कि राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। फिर चित्तौड़ मेवाड़ का क्षेत्र चित्तौड़, और इसके जो राजा थे वो थे राजा रतन सिंह। आप जो कहानी सुने हैं, जो वो मूवी जैसे आप देखे हैं पद्मावत, उसमें भी ये इन्हीं के ऊपर आधारित है। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह के ऊपर, ये गहलोत वंश के शासक थे। तो देखते हैं यहाँ की राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया, राणा रतन सिंह क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई इतिहासकार लिखते हैं कि ये राणा रतन सिंह क्या कर देते हैं कि आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की जाती। इतिहास में देखने को मिलता है, पहलू हैं, मैं आपको हर पहलू बता दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। तो राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया है। इसके आगे चल करके इसके बारे में जानकारी जो हमें देते हैं वो पद्मावत से मिलती है। खैर वो कहते हैं कि वो उसकी जो सत्यता है वो सिर्फ एक उस कहानी तक ही सीमित है, अर्थात वो सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में, या हम कहें तो सिर्फ उसकी जो उनकी रचना है वो रचना तक ही सीमित है। बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ इसको लेकर के सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक कहानी है पद्मावत, उसके बारे में रानी पद्मावती को लेकर के इन्होंने बताया है, और ज़्यादा इसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। आपने मूवी वगैरह में इसके बारे में देखा ही, तो याद रखेगा। बाद में चल करके इस जो मेवाड़ को जीत लेता है, मेवाड़ को अर्थात चित्तौड़ को जीतने के बाद में ये अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक बना देता है अलाउद्दीन खिलजी। खिज्र खां एक मुस्लिम शासक था, लेकिन बाद में चल करके जब ऐसा लगता है कि विद्रोह वगैरह हो रहे हैं तो मुस्लिम शासक को हटा करके शासक बना दिया जाता है मालदेव के। बाद में जब मालदेव शासक बनते हैं उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो चित्तौड़ फिर स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। मालवा की विजय 1305, सेवान की विजय 1308, जालौर उत्तर भारत का अंतिम अभियान था, जालौर का अभियान। तो इतने अभियान है। उत्तर भारत का अंतिम अभियान कौन सा, जालौर है। इसमें बहुत सारे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, परीक्षाओं में इससे प्रश्न वगैरह आते नहीं हैं, इसलिए मैं इससे जिक्र कर नहीं रहा हूँ। नहीं तो एक एक अभियान में बहुत ज़्यादा बताने को हो जाएगा, और परीक्षा का पैटर्न के अनुसार सबसे ज़रूरी यही है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि मालवा और सेवान की विजयों के बारे में कुछ बताया जाए, बस आप इतना याद रखिए कब हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के अभियान की ओर हम आएंगे। दक्षिण भारत के अभियान में हम देखेंगे तो मैंने बताया है कि देवगिरी पर रामचंद्र देव है, काकती में वारंगल में काकती वंश है, और होयसल द्वार समुद्र में होयसल वंश के प्रशासन चला रहे हैं। सबसे पहला अभियान होता है देवगिरी में रामचंद्र देव। इससे पहले उसने जब जलालुद्दीन खिलजी के अंतर्गत जब वो सेनापति था जो अलाउद्दीन खिलजी, तो किसी सेनापति का दक्षिण भारत में अभियान किसका था, वो अलाउद्दीन खिलजी का था। लेकिन बाद में जब वो शासक बनता है तो उसकी दक्षिण विजयों का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। लेकिन जब ये रामचंद्र देव जो हैं वो उसने
क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो उनको क्या बोली गई थी, उनको बोला गया था कि वो जो आय है अर्थात एलिचपुर की जो आय है मतलब वो उसका दिल्ली भेजते रहेंगे, लेकिन आगे चल करके अपनी शर्तों को, संधि शर्तों को मानते नहीं हैं। रामचंद्र देव के ऊपर हमला किया जाता है और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में लेकिन और भी कहानी आती, हमला करने के पीछे और भी कारण था, क्योंकि जो कमला देवी थी वो भी चाहती थी कि उनकी पुत्री जो देवगिरी में है वो भी उनके पास आ जाए, अर्थात देवल देवी। इस युद्ध में देवल देवी को बंधक बना लिया जाता है और देवल देवी को आगे चल करके खिज्र खां से विवाह कर दिया जाता है। खिज्र खां वही जिसको आप देखेंगे चित्तौड़ की शासक बना देता है, यही खिज्र खां है। तो देवगिरी से आप देखेंगे कमला देवी को देवल देवी को बंदी बनाया जाता है और बंदी बना करके दिल्ली लाया जाता है। वो अपनी माता से मिलती हैं जो है कमला देवी, और कमला देवी उसको मनाती हैं कि आप अपने मेरे मतलब खिज्र खां से शादी कर लीजिए। तो ये खिज्र खां से शादी कर लेता है। और ये भी याद रखिएगा चित्तौड़ का खिज्र का खिजराबाद नाम भी रख देता है। रामचंद्र देव आत्मसमर्पण कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के उनको कौन सी उपाधि देता है, राय रायन और स्वर्ण छत्र उनको देता है। तो राय रायन की उपाधि किसकी, रामचंद्र देव की है। याद रखिएगा राय रायन किसकी उपाधि है, रामचंद्र देव की। फिर वारंगल मैंने बताया काकतीय वंशी रुद्र प्रताप देव हैं, और रुद्र प्रताप देव में सबसे पहले कोहिनूर हीरे का जिक्र मिलता है कि रुद्र प्रताप देव ने ही सबसे पहले कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। इतिहास में सबसे पहले कोहिनूर हीरे का जिक्र यहीं पे हमें देखने को मिलता है। आगे चल करके हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आप देखेंगे मुगल काल में भी कोहिनूर हीरे का जिक्र मिलता है, और बाद में फारस चला जाता है। फारस के बाद फिर डलहौजी ले जा करके कहाँ पहुँचा देता है उसको, लंदन में महारानी के ताज में, आज भी वहाँ पर है, तो याद रखिएगा। फिर द्वार समुद्र में होयसल शासन चला रहे हैं। वहाँ पे शासक कौन है, वीर बल्लाल थर्ड। ये पराजित हो जाता है। कहते हैं कि जब द्वार समुद्र में जब अटैक करता है मलिक काफूर, तो ये वीर बल्लाल कहीं दूसरी जगह पे अभियान में गए होते हैं, और ये द्वार समुद्र में की राजधानी जो होयसल है वहाँ पे क्या करता है, अटैक कर देता है। जब होयसल पे अटैक करता है, इस यहाँ पे आपको दिखेगा हलेबिड नाम का जगह है, तो वो जब उस पर अटैक कर देता है द्वार समुद्र पे, तो ये वीर बल्लाल जब आते हैं वापस में, तो वापस में आने पर देखते हैं कि दिल्ली पे द्वार समुद्र पे अधिकार किसका हो गया है, द्वार समुद्र पर अधिकार हो गया है मलिक काफूर का। वीर बल्लाल परेशान हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे आप द्वार समुद्र दे दीजिए, मैं आगे आपको उसकी वार्षिक आपको पेंशन उसके रूप में भेजता रहूँगा। तो वार्षिक कर देना स्वीकार हो जाता है और उनको वापस में दे दिया जाता है। फिर मदुरा अभियान में देखेंगे तो सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में संघर्ष चल रहा होता है, और क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी वीर पांडे ने, फिर शासक बन गया था। तो सुंदर पांडे जो दोनों भाई हैं, सुंदर पांडे वीर पांडे, सुंदर पांडे अलाउद्दीन से कहता है कि आइए आप मदुरा में अटैक कीजिए, लेकिन ये कहीं उनको मिलते नहीं हैं, अर्थात मलिक काफूर को मदुरा के शासक जो वीर पांडे वो मिलते ही नहीं, इधर उधर गायब होते हैं। तो कहते हैं कि कभी भी पांडे के अर्थात जो दिल्ली सल्तनत में पांडे कभी शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि उनको कभी वो हरा नहीं पाए। आगे चल करके आप देखेंगे तो जब मलिक काफूर वापस जा रहा होता है, तो यहीं पे जो रामचंद्र देव का पुत्र है शंकर देव, ये अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं यहाँ का स्वतंत्र शासक हूँ। अंत में देवगिरी के जो शासक शंकर देव है उसको दोबारा पराजित कर दिया जाता है। कौन पराजित करता है, वही मलिक काफूर इनको दोबारा पराजित कर देता है, और यहीं से फिर देवगिरी को, अधिकांश क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते, कहते हैं इसको 1000 दिनार में इसको ख़रीदा गया था। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो भी मैंने बताया है, ये तो इसकी कुछ अभियान वगैरह हैं, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ की जो इसकी प्रमुख नीतियाँ हैं, चाहे वो आप देख लीजिए बाजार नियंत्रण प्रणाली मुख्य इंपॉर्टेंट है, कई चरणों में डिवाइड है, मैं आपको बताने की अच्छे से कोशिश करूंगा। टैक्स वगैरह कैसे घड़ी कचहरी करो, चाहे सैन्य अभियान को लेकर के मैं बताऊंगा कि आखिर इसकी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति कैसे बन जाता है, इन सब के बारे में देखें। कहते हैं कि पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दिल्ली सल्तनत का शासक साबित होता है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के दूसरे पार्ट के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला जो हम चला रहे थे उसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी का
दूसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ, अगर जो आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें मैंने पहले जो पार्ट थे उसके सैन्य अभियान वगैरह के बारे में और उसकी जो कुछ नीतियाँ वगैरह थे उनके बारे में मैंने चर्चा किया था। एक वीडियो में बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैं उसका आज दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन की जो प्रमुख नीतियाँ हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, जो उन्होंने सुधार किए थे उसके बारे में देखेंगे। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के काल में जो सुधार किए गए थे उनके बारे में देखने वाले हैं, चाहे वो सैन्य सुधार हो या फिर वित्त के क्षेत्र में सुधार हो या फिर और किसी क्षेत्र में बाजार को लेकर के सुधार किया गया हो। उन सभी सुधारों के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले सैन्य सुधार देखने वाले हैं। किसी भी शासक के लिए, उसके चलाने के लिए उसको सेना की, एक अच्छी सेना की आवश्यकता होती। बिना सेना के उसका शासन चल नहीं सकता था। तत्कालीन समय भी कुछ ऐसा था और वर्तमान समय भी आप देख सकते हैं। तो तत्कालीन समय के अनुसार जगह जो आप देखेंगे तो सैन्य जो सिचुएशन थी उसमें उसको कठोर और थोड़ा सा बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इसने सेना को संगठित करने की शुरुआत की और उसको लेकर के इसने कई कदम भी उठाए। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी केंद्रीय सेना बनाई और उसमें और भी इसने कई सुधार किए। जैसे 100 सैनिक जिसके पास थे, 100 सैनिकों के ग्रुप को तुमन कहता था। तुमन क्या कहा जाता था? तुमन कहा जाता था। सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की, अर्थात सेना को क्या किया गया? नकद वेतन दिया गया। उससे पहले क्या था कि सेना को नकद, जैसे आप मान लीजिए कई पुराने ज़माने में आप जाएंगे तो आइसक्रीम जब कोई बेचने वाला आता था तो पता चला उसको धान दे दिया गया, गेहूं दे दिया गया, इस तरीके से दिया जाता तो वो ले भी लेते थे। लेकिन तत्समय, हो सकता गांव में अभी भी चलता होगा, लेकिन तत्समय भी उसी टाइम था कि नकद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको कोई अन्य चीज़ें दे दी जाती थी। लेकिन इसने क्या किया? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की। सेना को नकद वेतन की शुरुआत की इसने, और सेना के जो सैनिक थे उनका हुलिया लिखना शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि जैसे सेना, एक सैनिक के पास अपना एक घोड़ा है तो उसकी जो भी सैलरी होती हो, अगर अगर उसके पास 2 घोड़े हैं तो उनके पास उसके अनुसार उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी। लेकिन एक सैनिक है, तब ज़माने में कैमरा वगैरह तो था नहीं कि सबकी फ़ोटो खींच खींच के लगा देना, तो एक सैनिकों का एक हुलिया लिखा जाता था ताकि उनके परिवार का सदस्य या कोई अन्य सदस्य सेना में ना शामिल हो जाए। इस वजह से सैनिकों के हुलिया लिखने की पहचान की। अब हुलिया लिखते कैसे थे? मान लीजिए जैसे किसी के तिल है, किसी के कान बड़े हैं, किसी की नाक बड़ी है, जैसे किसी के बाल कैसे हैं, इन सभी को लेकर के, जैसे किसी के कान पे तिल है, किसी को क्या, तो हर एक सैनिक के नाम पे उसका हुलिया लिख देता, हाँ एक इस तरीके से दिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी आपको किसी को डिफाइन करना हो कि ये कैसे दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई कैमरा नहीं, किसी की फ़ोटो नहीं है, जैसे स्केच वगैरह बनाए तो क्या, हाँ बताया जाता है कि उनकी नाक कितनी बड़ी है, चेहरा जो है वो लंबा है, और कान कैसे हैं, बाल कैसे रखते हैं, बाएं तरफ से बाल खींचते हैं कि दाएं तरफ से खींचते हैं, बाल बड़े हैं या छोटे हैं। तो ये हुलिये के अंतर्गत इसने भी रखने की कोशिश की, अर्थात सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। घोड़े दागने की प्रथा शुरू करने का मतलब ये था कि घोड़े पे एक मार्क बना दिया जाता था कि ये घोड़ा इन्हीं का है। क्योंकि जब आप अपने घोड़े को सेना में शामिल करते थे तो ज़रूरी था कि वही सैन्य इधर से निकले, एक बार घोड़े को शामिल कर दिया, उधर से किसी दूसरे को दिया, वो आके एक घोड़े पे 2 बार वेतन उठा रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक सेना के जो घोड़े थे उनके ऊपर बेंच मार्क करता है कि घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, और उसमें क्या कर दिया गया, उस पर एक बेंच मार्क बना दिया कि हाँ ये घोड़ा रजिस्टर है, इसको दोबारा उसमें रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। तो ये घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़े दागने का मतलब बंदूक से नहीं दाग देते थे, घोड़े के बेंच मार्क बना दिया जाता, एक मार्क कर दिया जाता था कि हाँ ये घोड़ा रजिस्टर हो चुका है। तो घोड़े दागने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। और आरिज मुमालिक की नियुक्ति की। ये दीवान आरिज के अंतर्गत, दीवान आरिज का था एक सैन्य विभाग था, उसके अंतर्गत एक आरिज मुमालिक की नियुक्ति की, जो एक क्या था, सैन्य अधिकारी था। ये सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की गई जो सेना को वेतन देना, सेना को साजो सामान वगैरह, जो उनके हथियार वगैरह हैं, उनकी सबकी प्रतिपूर्ति सब इसी के अधीन थी। और एक अस्पा और 2 अस्पा का नाम भी हमें देखने को मिलता है। एक अस्पा उसको कहते थे जिसके पास 1 से 1 घोड़े वाले सैनिक थे, 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े वाले सैनिक थे, जिनके पास 2 घोड़े थे उनके 2 अस्पा, जिनके पास 1 घोड़ा था उनको 1 अस्पा कहते थे। तो इनको याद रखिएगा। आरिज मुमालिक, बस अगर जो नॉर्मल में 1 लाइनर प्रश्न की बात करें तो आरिज मुमालिक क्या था, सैन्य विभाग था। किसके काल में था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे।
एक तो भैया था बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ये एक वन लाइनर प्रश्न हो गया। लेकिन अगर जो आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में और भी विस्तृत जानकारी जाननी है तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू के लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इतिहासकार जैसे बर्नी कहता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जो सेना का जो बढ़ा हुआ खर्चा, क्योंकि एक इतनी बड़ी सेना रखने तो उसका जो खर्चा था बढ़े हुए खर्च का वो मतलब खर्चा निकालना चाहता था। किसे? ये बाजार नियंत्रण करके बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करके उसका खर्चा निकालना चाहता था, ये बर्नी का कहना था। लेकिन आगे चल करके जैसे आमिर खुसरो में हमें पता चलता है, आमिर खुसरो कहना था कि वो प्रजा का कल्याण करना चाहता था, इस वजह से ऐसा किया। तो बर्नी के अनुसार राजकोष पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसके लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। लेकिन जो आमिर खुसरो था वो उसका कहना था कि वो आम प्रजा को राहत पहुंचाना चाहता था। अब क्या करना चाहता था, अब वो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, इतिहासकारों मतभेद है, लेकिन लोगों का अधिकतर इतिहासों का मानना कि बर्नी के अनुसार जो है वही है कि वो सैन्य खर्चे की पूर्ति करना चाहता था, क्योंकि तत्समय कोई आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत होता नहीं था। आप क्या करते कि आप लगान वगैरह वसूल लेते, किसानों से वगैरह लूट लिया, दूसरी रियासतों में घुस गए, किसी को लूट लिया, क्या किसी पर आक्रमण कर दिया, अभियान किया, उसमें से जो पैसा मिलता था वही आय का स्रोत हुआ करता था। लेकिन इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाना भी एक आम खर्च नहीं था। इसको उठाने के लिए उसने कुछ कदम उठाए थे और बर्नी के अनुसार ये कथन उनका सत्य माना जाता है कि सैन्य खर्च को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। सहनाए मंडी बाजार का प्रमुख था, दीवाने रियासत बाजार व्यापारियों का नियंत्रण करता था। अभी मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो बाजार का प्रमुख कौन होता था? सहनाए मंडी होता था। दरअसल बाजार जो थे ये पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक पूरा जो ढांचा जो तैयार किया था वो इसके इतिहासकार भी कहते हैं कि ये एक राजनीतिक अर्थशास्त्री था, अर्थात इसकी नीति जो थी बहुत ही कुशल थी। उस तत्समय के अनुसार बाजार नियंत्रण उसने पूरी अच्छी तरीके से पा भी लिया था, उस पर नियंत्रण कर भी लिया था। इसने बाजार को 4 वर्गों में बांटा। बाजार को 4 वर्गों में बांटा। पहला था अनाज या गल्ला मंडी, दूसरा था सराय अदल, ये सरकारी सहायता प्राप्त था, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा जो था वो घोड़ा दास और मवेशियों का बाजार था। चौथा जो था वो सामान्य बाजार था। अब एक एक के बारे में हम देखते हैं। अनाज मंडी, अनाज मंडी जिसे जो सहनाए मंडी के अधीन था, ये इसमें क्या नॉर्मल में से अनाज, गेहूं, चावल ये सब क्या हमें मिलता था, घी वगैरह है लेना है ये सब, लेकिन आप चीनी वगैरह, लेकिन तत्समय में हम देखेंगे तो घी जो था इफरात में मतलब थोड़ा सस्ता था और उसकी तुलना में हम देखेंगे तो चीनी वगैरह उससे महंगी मिलती थी। प्राइस का तो कोई मतलब है नहीं, कितने का था अनावश्यक हो जाएगा। सराय अदल, सराय अदल ये सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, मुख्य रूप से वस्त्रों के लेकर के जाना जाता था, वस्त्रों को लेकर के था, जो महंगे वस्त्र वगैरह थे उनके लिए जाना जाता था। जो ये सरकार के अधीन था। अगर जो विदेश से आप कुछ मंगवा रहे हैं या कुछ ला रहे हैं तो आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे परवाना नमीस नाम का एक कह सकते हैं व्यक्ति था, सरकारी अधिकारी था, जो परमिट जारी करता था आपको इस मार्केट में आने के लिए। इसके कई अधिनियम भी लाए गए, बताया गया कि इसमें कुछ संशोधन वगैरह भी किए गए। कहा गया कि जो हर चीज़ का एक फिक्स रेट कर दिया जाएगा, कोई भी उससे महंगा नहीं बेच सकता है। अगर जो कोई सराय अदल से सामान खरीदता है तो उसको एक पक्की रसीद देनी पड़ेगी, पक्की रसीद, क्योंकि ऐसा नहीं था सराय अदल से आप सस्ता सामान ले करके बाहर मार्केट में महंगा नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको रसीद लेना अनिवार्य कर दिया गया था। खैर नेक्स्ट था घोड़ा दास मवेशियों का बाजार। इसमें क्या था, घोड़े का, दासों का और मवेशियों का बाजार था। अच्छा घोड़ा जो था उसका रेट 125 टका था, 125 से 130 टका था, और दासों का रेट अलग अलग था। 30, अगर जो आपको घरेलू दिनचर्या के लिए दासी चाहिए तो आपका उसका रेट 20 था, और अन्य दास चाहिए तो उसका 30 था, 40 था, अन्य अन्य प्रकार थे, आपको उससे मतलब नहीं। और ये जो था मितहराने दलाल के अधीन था। ये जो घोड़ा दास मवेशी का बाजार था वो मितहराने दलाल के अधीन था, मतलब इसका जो हेड था वो ये मितहराने दलाल था। नेक्स्ट था सामान्य बाजार, जूता चप्पल वगैरह ले लेना, ये सब जो थे नॉर्मल के सब सामान्य बाजार था। ये दीवाने रियासत के अधीन था। इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री था। ये किसका कथन है? इतिहासकार लेनपुल का है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन आप यूजीसी नेट वगैरह में इस तरीके के प्रश्न आपको कहीं देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको नॉर्मल में इस तरह के प्रश्न कभी कदार पूछ ले जाए, तो विषयेत्तर ना हो करके इसको आप दिमाग में याद रखिएगा क्या था।
तो एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके शब्दों में? लेन पूल के शब्दों में। अब हम देखेंगे इसने और भी कई, कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की और एक अकाल कोष की स्थापना ये करता है। अकाल कोष का मतलब, जब कभी इससे आप, अकाल कोष में क्या किया जाता था कि खजाना वगैरह ना रख के इसमें राशन वगैरह रखा जाता था। जब कभी अकाल की स्थिति पड़ती थी तो आम जनता को राशन वगैरह दिया जाता, उसकी भी फिक्स थी कि कितना आपको दिया जाएगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। फिर है राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इसने दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। एक विभाग था ये एक राजस्व विभाग था। ये क्या करता था? किसानों से, जो किसानों हैं उनके बकाया जो है उसकी भू राजस्व की वसूली करना इसका मुख्य काम था। अर्थात जो किसानों का बकाया है उनसे भू राजस्व की वसूली कौन करता था? दीवान मुस्तखराज करता था। याद रखिएगा, इसके काल में उपज का 50% जो था वो भूमि कर था। जितनी उपज है उसका 50% आपको देना ही पड़ता। मान लीजिए आप 100 कुंटल पूरा कर आपकी पैदावार है तो आपको 50 कुंटल देना पड़ेगा। तो भूमि कर काफ़ी ज़्यादा था, 50% था। आमिल जो था वो कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। तो याद रखिएगा, आमिल क्या था? कर एकत्र करने वाला अधिकारी था जो ये सब टैक्स वगैरह वसूला करता था। फिर आगे हम देखेंगे खुम्स, जो लूट का कर हुआ करता था। खुम्स लूट के कर में हम देखेंगे तो पहले के जो होता था वो क्या होता था कि जो 1/5 जो था वो सुल्तान अपने पास रखता था और जो बाकी 4/5 जो लूटता था उसको दे देता था। लेकिन इसका अलाउद्दीन खिलजी उसको उलट देता है और कहता है कि 1/5 जो मतलब जिन सैनिकों ने लूटा है उनको दे दिया जाएगा, 4/5 राजकोष में था सुल्तान खुद रखेगा। चरी कर और घरी कर लगाया था, ये दुधारू पशुओं पर था, दुधारू पशुओं पर। और घरी कर एक प्रकार से हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स था घरी कर। याद रखिएगा, दुधारू पशुओं पर और घरी कर हाउस टैक्स था। दोआब की भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि दरअसल एक सरकारी भूमि हुआ करती थी। दोआब का क्षेत्र जो था वो काफ़ी फर्टाइल था। अब बात दिमाग में आएगा, दोआब का क्षेत्र कौन था? गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता था। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो ये जो दोआब का क्षेत्र था उसमें अधिकांश भूमियों को एक खालसा भूमि में बदल देता है और उनको राजकीय नियंत्रण में ले लेता है। अब हम देखेंगे इसमें और कुछ विभाग इसने बनाए थे, जैसे दीवाने विजारत था, ये वित्त विभाग था जो वजीर के अधीन था। वजीर जो होता था सुल्तान का सबसे, कह सकते हैं, निकटतम सहयोगी था वजीर। तो वित्त विभाग किसके अधीन था? वजीर के अधीन था। फिर दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो था ये विदेश विभाग था, जो पड़ोसी जो कह सकते हैं, जो राजदूत वगैरह पड़ोसी देशों के उनके परमिट देना या ये सब उसी के काम थे। दीवाने रसालत के अधीन विदेश विभाग एक प्रकार से कह सकते हैं था। दीवाने इंसा जो था वो शाही सचिवालय था और दबीर जो थे वहाँ इस सचिवालय के क्या थे? सचिव हुआ करते थे। तो दबीर क्या थे? सचिव थे जो दीवाने इंसा में कार्य करते थे। प्रांतों की संख्या जो थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में 11 थी और इसका प्रमुख मुक्ता या वली कहलाता था। याद रखिएगा, प्रांतों की संख्या 11, प्रमुख मुक्ता या वली कहलाता था। याद रखिएगा। और हम देखेंगे इसके कार्य में प्रमुख जो निर्माण कार्य हुए हैं उनमें हम देखेंगे, पहला है अलाई दरवाज़ा। ये इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है। क्या है? अलाई दरवाज़ा। दिल्ली में आप जब कभी जाएंगे तो आप जब कुतुब मीनार जाएंगे तो उसी के पास में आपको दिखता है। इसकी कई खासियतें हैं अलाई दरवाजे की। अभी मैं आपको कुछ खासियतें बताता हूँ। जब आप देखेंगे तो जब इसका एंट्रेंस है तो एंट्रेंस में आप देखेंगे तो आपको मेहराब दिखेगा। तो आप सोचेंगे मेहराब क्या है? मेहराब कुछ इस तरीके का दिखता है, अर्धचंद्राकार आकृति में। ये मान लीजिए दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है। ये जो था ये मेहराब हुआ करता था। कहते हैं कि सबसे पहले जो मेहराब का निर्माण कह सकते हैं था वो अलाई दरवाजे में किया गया था। वैज्ञानिक पद्धति से इस जो अलाई दरवाज़ा था इसका निर्माण किया गया था। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो चतुष्कोणीय आकार में आप इसके ऊपर आपको एक गुम्मद भी दिखेगी और कहते हैं ये गुम्मद जो थी वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक तरीके से बनाई गई थी गुम्मद जो थी। तो याद रखिएगा, ये जो मेहराब है ये आपको दिखेगा। इसके दोनों तरफ आप देखेंगे जालीदार आपको यहाँ पर दरवाजे वगैरह भी दिखेंगे। जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से आपको उसमें दिखाई देगा। तो इस पे आप जब कभी जाएं तो इसको ज़रूर देखेंगे। अलाई दरवाज़ा काफ़ी फेमस है। दूसरा है जमात खां की मस्जिद भी काफ़ी फेमस है, इसको भी याद रखिएगा।
ये आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में है। 1000 सितून जिसके 1000 खंबा का भवन भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हौज अलाई इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। एक अलाई मीनार है, अलाई मीनार, ये भी आप देखेंगे तो ये जब आप बिल्कुल आप कुतुब मीनार, जो लोग गए होंगे देखा होगा, कुतुब मीनार के बिल्कुल जस्ट बगल में एक और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ऐसी मीनार बन के खड़ी होगी कि कुतुब मीनार भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन जिसका निर्माण जिस तरीके से हो रहा था, लग तो रहा था बहुत होगा, लेकिन सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अलाई मीनार क्या होती, आधी की अधूरी रह जाती। आज भी प्रोटेक्टेड एरिया जाएंगे तो कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में उसी परिसर में बनी हुई है। ऐसा लग रहा था काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन आधी अधूरी आज भी वैसे ही है। तो अलाई मीनार बिल्कुल जस्ट बगल में, कहते हैं कि ये उससे भी, अर्थात जो कुतुब मीनार थी उसके तुलना की दृष्टि से उसको और भी उससे बड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। इसको आप याद रखिएगा, अलाई मीनार। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने बताया था इतना, तो मंगोल के बारे में हम आपको बता दें कि इसके काल में मंगोलों के आक्रमण भी हुए थे। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण और कुछ ज़बरदस्त आक्रमण जो है इसी के काल में हुए थे। मंगोलों के प्रति इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। तो इसकी नीति कैसी थी? रक्त लौह बलबन की, रक्त तलवार जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी। इसको लेकर के इसने, मैंने बताया था कि जो बलबन था उसने आसपास किलों का निर्माण कराया, दुर्गों का निर्माण करवाया था, ताकि जो मंगोल की जो आक्रमण करते चले आ रहे थे उनका सामना किया जा सके। तो याद रखिएगा, पुराने किलों की मरम्मत करवाया, नए किलों का निर्माण कराया और नए हथियार निर्माण के कारखानों का निर्माण भी इसने कराया। जो नए हथियार वगैरह बनाए जाए उसके कारखाने वगैरह भी इसने बनाए थे। लेकिन आगे चल करके जलोदर बीमारी है, नाम क्या है? जलोदर, जिसको एसाइड्स बोलते हैं। एसाइड्स बीमारी से क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी अभी मैं बताऊंगा आगे, जब ये अपने बिस्तर पे, जब कह सकते हैं कि जब बिस्तर लग गया इसको, तब आगे चल करके आप देखेंगे तो जो इसका हिजड़ा दास है वो क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। आगे चल करके इसका उत्तराधिकारी बनता है जो इसका बेटा होता है, जिसको हम कहते हैं मुबारक शाह खिलजी। तो मलिक काफूर के बाद मुबारक शाह खिलजी, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन जलोदर बीमारी को जान लीजिए, इसको एसाइड्स बोलते हैं। दरअसल जलोदर का मतलब होता है जल और उदर, अर्थात जब पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, पानी जमने लग जाता है और आपका पेट अजीब सा फूला हुआ दिखने लगता है, उसको जलोदर कहते हैं। एसाइड्स इसका इंग्लिश मीनिंग है। एसाइड्स है दरअसल जब आप उसको देखेंगे, उसमें पेट में जो मतलब कि जो पानी जो जमा हो गया उसमें एसाइटिस नाम का प्रोटीन हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। ये लीवर संबंधित बीमारी है, लीवर की होने की वजह से ऐसा हो जाता है। वर्तमान में आपको इसका उपचार मिलेगा, लेकिन तत्समय इसका उपचार नहीं था। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मतभेद इस बात में भी है, अलाउद्दीन खिलजी में कोई कहता है कि बीमारी नहीं थी, कोई कहता है बीमारी थी। अब थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन जलोदर का जो जिक्र आता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासक मुबारक शाह खिलजी और उसके बाद में खुसरो खां के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से जो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उन पर व्यूज़ वगैरह कुछ खास आ नहीं रहे। लेकिन इसका आप लोग ध्यान रखें और वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे उसी को देखिए। जैसे मध्यकालीन इतिहास की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके शासक वगैरह को बहुत अच्छे हैं नहीं, मतलब कि बहुत प्रसिद्ध है नहीं, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन ये कड़ी है, कड़ी मत तोड़िए। जो भी आप देखते जा रहे हैं एक सीरीज़ से उसको देखते हुए जाइए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा अगर जहाँ उसकी कड़ी टूटेगी तो फिर आप हाँ रट सकते हैं तो रट लीजिए, लेकिन कड़ी टूटने पर क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या होगा, आपका खुद का मनोबल डाउन होने लगेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, मेरे को समझ में आ नहीं रहा। इसलिए आप जब भी, मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कोई सीरियल से वीडियो देखते चले आ रहे हैं। आपको एक सीरीज़ से जब वीडियो देखेंगे तभी उसका आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर जो सीरीज़ बीच में तोड़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। PDF बनाने से अच्छा है मैं आपको PDF दूँ, उससे अच्छा है आप उसके खुद ही नोट्स बनाइए। खुद नोट्स बनाने का मतलब है कि जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए, और इसके अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ज़्यादा फ़ायदा है। PDF का किताबें मार्केट में ही आप ले लीजिए, पढ़ते रहिए। आजकल तो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मार्केट में मिल जाते हैं, ले लीजिए और पढ़ते रहिए, लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है।
जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, रटने के लिए तो किताबें पढ़ी हैं, रटते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को अपने हाथों से नोट करते हुए चलिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको ये लगेगा कि वीडियो बेकार है, मुझे उसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, हम क्या करेंगे देख करके। तो अपना धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश किया कीजिए। डाउनलोड वगैरह करते हैं तो वो भी कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अगर जो देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, प्रतिदिन क्या हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है और क्या हो रहा है कि जो उस कह सकते हैं कि जो मलिक काफूर है उसका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और जो उसके जो पुत्र है खिज्र खां वगैरह और ये सब क्या करते हैं, आप देखेंगे तो षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। और उनका कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी तरीके से मलिक काफूर की बढ़ती हुई शक्ति का दोहन किया जाए, मतलब उसको ख़त्म किया जाए धीरे धीरे। तो उसमें इन सभी बीमारियों के बीच में जब राजा बीमार है तो उस समय आप देखेंगे कि जो बाकी जितने भी उसकी चाहे वाइफ हो, उसका बेटा हो, सब क्या षड्यंत्र रचने में पड़े हुए हैं। राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने सबसे वफादार मलिक काफूर को जो देवगिरी में रह रहा है उस वक्त, तो उसको ले आता है, कहता है आप आइए उत्तर भारत के रुख कीजिए, दिल्ली पे आइए, आप अपना शासन संभालिए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, मेरा ध्यान वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो ये वो तो राजा का वफादार था ही। तो वो क्या होता है, मलिक काफूर दक्षिण भारत से उसको मतलब दिल्ली बुला लिया जाता है और उसका, लेकिन उससे पहले जो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को क्या किया था, अपना वारिस नियुक्त कर दिया था। लेकिन वो भोग विलासी जीव होने के कारण क्या होता है, उसका शासन प्रशासन में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। आगे चल करके मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो खिज्र खां है, खिज्र खां अलाउद्दीन की कह सकते हैं कि मन्नत मांगने के लिए कि उसकी हालत ठीक हो जाए वो चला जाता है। लेकिन उसी समय मलिक काफूर बहुत अच्छा अवसर मानता है कि ये तो मलिक काफूर अवसर मानता है कि देखो खिज्र खां भी है नहीं, राजा बीमार पड़ा है, कुछ ऐसा किया जाए कि हम खुद सत्ता हथिया लेते हैं। तो मलिक काफूर क्या करता है, पूरी सत्ता अपने आप खुद ही हथिया लेता है और अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में आप देखेंगे तो उसका एक पुत्र जिसका नाम है शिहाबुद्दीन, ये शिहाबुद्दीन उमर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है। इसकी माता जो थी वो हिंदू थी, शिहाबुद्दीन उमर की माता क्या थी, हिंदू थी। तो शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाता है और उसका संरक्षक के तौर पे ये खुद बन जाता है, अर्थात उसका संरक्षक अपना स्वयं बन जाता है। कौन, मलिक काफूर बन जाता है। आप देखेंगे जो खिज्र खां था, खिज्र खां को बंदी बना करके उसको ग्वालियर के किले में डाल देता है और ग्वालियर के किले में और भी लोगों को डाला जाता है। इसमें आप देखेंगे जिसका एक पुत्र जिसका नाम है मुबारक, उसको भी डाल दिया जाता है। लेकिन आगे चल करके ऐसा लगता है कि मुबारक सत्ता हथिया सकता है, इसलिए मलिक काफूर क्या करता है, सैनिकों को, जिनको पायक बोलते थे, सैनिकों को क्या करता है, भेजता है कि आप जाइए और मुबारक को अंधा करके चले आइए। तो क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, तो मुबारक को कहता है कि आप जाइए, मुबारक को अंधा करके चले आइए, सैनिकों से कहता है। तो सैनिक क्या करते हैं, मुबारक के पास पहुँचते हैं। मुबारक के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो मुबारक क्या उनको राजा के प्रति वफादार होने की बात करता है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वफादारी की बात करता है कि आप उनके वफादार हैं और देखिए कोई दूसरा आके सत्ता हथिया लेगा, जो एक दास था वो सत्ता हथिया ले रहे हैं। तो सैनिकों का मन बदल जाता है और वो आकर के मलिक काफूर की हत्या उल्टा कर देते हैं, अर्थात सैनिकों का मन विचलित और आकर के हत्या कर दी, किसकी, मलिक काफूर की कर देते हैं। अब मलिक काफूर की हत्या हो गई। अब मलिक काफूर की हत्या हो गई तो शासक कौन बन जाएगा, शासक अभी शिहाबुद्दीन ही है। देखिए मैंने लिख दिया है, मलिक काफूर ने सैनिकों को मुबारक खां खिलजी को अंधा करने के लिए भेजा, लेकिन सैनिकों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। अब शासक शिहाबुद्दीन बना हुआ है। अब मुबारक जो है वो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बनेगा, लेकिन आगे चल करके वो खुद शिहाबुद्दीन की हत्या कर देता है। अर्थात शिहाबुद्दीन वर्सेस मुबारक कई किताबों में लिखा हुआ हत्या कर देता है, कई किताबों में लिखा है बंदी बना लेता है। तो उसकी क्या कर देता है, हम मान लेते हैं बंदी बना लेता है या हत्या कर देता है। फिलहाल शासन की बागडोर मुबारक शाह खिलजी के हाथ में आ जाती है। तो अब हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी का जो शासन है वो शुरू होगा और मुबारक शाह खिलजी के शासन में हम देखेंगे तो ये अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। अभी तक सब खलीफा के नायब या खलीफा के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए चले आ रहे थे, अर्थात उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। और कहते हैं कि ये
मतलब कि ये एक ऐसा शासक था जो नग्न होकर के दरबार में दौड़ा करता था। और इसके एक प्रमुख था, मतलब मुबारक हसन नाम था, मुबारक हसन कह सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा इसके करीब रहता था मुबारक हसन। मुबारक हसन को इसने क्या किया था, खुसरो खां की उपाधि दी थी। कहते हैं कि दरबार में ये आलिंगन और चुंबन मुबारक हसन के साथ करता रहता था। तो याद रखिएगा उसका खास था, कौन था, मुबारक हसन, जिसका उपाधि क्या थी, खुसरो खां की थी। तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी। लेकिन ये एक ऐसा शासक था ना, तो इसकी कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी जो राजनीतिक स्तर पर नहीं अच्छे हुए, लेकिन उनकी कुछ नीतियां वगैरह नहीं, धार्मिक स्तर पर वो अच्छे साबित हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जो ना तो राजनीतिक स्तर पर सफल रहा, ना तो धार्मिक, ना तो किसी भी तरीके से ये सफल नहीं रहा। इसकी भोग विलासिता इसके जीवन का मुख्य भाग बन चुकी थी, और आप देखेंगे कि यही इसके पतन का भी कारण बन जाती है मुबारक शाह खिलजी के। इसने देवगिरी की पुनः विजय की थी और खिज्र खां की हत्या कर देविल देवी से विवाह किया। मतलब कि आप देखेंगे इसने खिज्र खां की, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसको आगे चल करके आप देखेंगे तो जो मलिक काफूर था बंदी बना लेता है, ग्वालियर के किले में डाल देता है। ये खिज्र खां की हत्या करता है और देवल देवी से विवाह कर लेता है। मैंने बताया था कि जब जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी को आप देखेंगे गुजरात अभियान करता है, तो वहाँ के जो रायकर्ण, वहाँ का जो शासक है, वो भाग कर चला जाता है कहाँ पे, देवगिरी पे। लेकिन उनकी वाइफ कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनसे आगे चल कर के शादी अलाउद्दीन खिलजी कर लेता है। लेकिन बाद में जब वो देवगिरी का अभियान करता है, तो वहाँ से वो जो देवल देवी है उनको ले आता है, उनसे शादी कर देता है खिज्र खां के साथ में। तो ये मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है, अगर जो आप कड़ी नहीं तोड़े होंगे तो आपको ये जरूर याद होगा। तो खिज्र खां की हत्या कर देवल देवी से विवाह कर लिया, तो याद रखिएगा देवल देवी से विवाह कर लेता है। इसने ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आगे चल करके आप देखेंगे, कहते हैं कि जब ये मुबारक शाह खिलजी खुसरो खां से आलिंगन या चुंबन करता था, तब खुसरो खां बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और कई बार उसने कटार निकाल करके मारने की कोशिश भी की थी। एक टाइम और भी ऐसा आया जब ये ऐसा करता है और उसकी बाल पकड़ करके, अर्थात जो खुसरो खां है उसने मुबारक शाह खिलजी के बाल पकड़ करके उसको नीचे गिरा देता है और नीचे गिरा करके सिर धड़ से अलग कर देता है और अपना खुद सुल्तान बन जाता है। यहीं से आप देखेंगे कि जो खिलजी वंश है वो यहीं से ख़त्म हो जाता है मुबारक शाह खिलजी के काल में। और जो उसी में आप देखेंगे उसी के अधीन जो खुसरो खां है वो शासक बनता है। खुसरो खां याद रखिएगा, खुसरो खां क्या हुआ, शासक बना मुबारक शाह खिलजी की दरबार में ही हत्या करके। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और शत्रुओं के विरुद्ध नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है। और इसने, जब मैंने बताया, इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी और मुबारक शाह खिलजी ने खिज्र खां की हत्या करके देवल देवी से विवाह किया था। अब इसने, जब खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की तो उसने देवल देवी से पुनः इसने विवाह कर लिया। तो देवल देवी से सबसे पहले जो विवाह किया था खिज्र खां से, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने किया, फिर खुसरो खां ने किया था। दीपालपुर का राज्यपाल है, इसका नाम है गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक जो है उसने किसी भी तरीके से सत्ता स्वीकार नहीं की थी, किसकी, खुसरो खां की। तो दीपालपुर के सूबेदार जो गाजी मलिक तुगलक है उसने कभी भी इनकी सत्ता, खुसरो खां की सत्ता स्वीकार नहीं करता है और दोनों के मध्य में संघर्ष की स्थिति बन जाती है और दोनों के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, गाजी मलिक वर्सेस खुसरो खां, और उसमें गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या कर देता है। उसी प्रकार हत्या कर देता है जिस प्रकार खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दिया था। तो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और शासक बन जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि खुसरो खां की हत्या के बाद में वहाँ के अमीरों ने उसका हाथ पकड़ करके गाजी मलिक को लेकर के जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप आइए शासन की बागडोर संभालिए। यही गाजी मलिक आप देखेंगे यही तुगलक वंश की स्थापना कर देगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे मित्रों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। मैं इसको कहानी के तौर पे इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कुछ अलग आपको महसूस हो, अर्थात आप कुछ अलग चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आप किताबी कीड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब तक कहानी के तौर पे चीज़ों को नहीं समझेंगे आप उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं इस कहानी में आपको कितने प्रश्न उससे मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको मैक्सिमम ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको इन जो मैं बताता हूँ उनसे ना मिले। हाँ, एक आधे प्रश्न हो सकते हैं जो विषयतर माने जाते रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।